हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ KRM साइंस। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लिविंग वर्ड। ओके, तो इसमें हम आपको ये बता दें कि हम अर्नस्ट मेयर जो हमारा अर्नस्ट मेयर साहब हैं, इनकी जो क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में दिया गया बताए यहाँ से इतना, वो हम उसकी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। तो आप मेरे जाके चैनल पर विज़िट करिएगा। उसमें द लिविंग वर्ड नाम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन इसकी मिल जाएगी। और हम आपको बता दें कि हम द लिविंग वर्ड का इंट्रोडक्शन भी दे चुके हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है। तो आप इससे पहले आप उसको ज़रूर देख लेना, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखिएगा। इन दोनों पोर्शन की वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप, एक एक लाइन बाय लाइन हर चीज़ समझ में आ जाए, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नीट या अदर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्क करेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज लिविंग? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, अगर हम ट्राई करते हैं लिविंग को डिफाइन करने के लिए, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर हम बताना चाहें कि लिविंग क्या है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। जब हम बताना चाहते हैं कि लिविंग क्या है, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स एक्साइबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर बहुत ही अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जो कि बताते हैं कि ये एक लिविंग है। ओके, फिर क्या है कि ग्रोथ, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो हैं ग्रोथ। वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्रोथ होगी, उसमें वो रिप्रोडक्शन भी होगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, एबिलिटी ऑफ सेंस इन्वायरमेंट, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको आप टच कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्स करेगा, वो अपना हाथ पीछे करेगा। या अगर कोई बाइट कर रहा है, कोई काट रहा है, तो आपको पता चलेगा, तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। ओके, तो यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। माउंट अ स्वीटेबल रिस्पॉन्स कम टू रिमाइंड, हाँ बिल्कुल, हम स्वीटेबल रिस्पॉन्स देते हैं। अगर कोई अच्छे से बोलता है तो उसको हम अच्छे से रिप्लाई देते हैं, कोई हमसे बदतमीजी करता है तो हम उसे वैसे ही उसको मतलब सिखाते हैं, ठीक है। और है इमीडिएटली यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर हैं जो कि नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं। ओके, वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर, अगर हम एक और मतलब एक या एक से ज़्यादा और फीचर्स को इसमें ऐड करते हैं, लाइक जैसे मेटाबॉलिज्म, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, वो अब खुद से ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रैक्ट इमरजेंसी टू दिस लिस्ट, ठीक है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब हम कोई किसी भी चीज़ को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हमें ये चीज़ कहाँ रखनी है, ये चीज़ कहाँ होनी चाहिए, ये सब हम खुद से ही पहचान सकते हैं। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या लिखा है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। तो चलिए हम ये सारे जो हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब को जाना है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, सबको और अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो भी सबको, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि जितने और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करते हैं। फिर क्या बताया जा रहा है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर इसकी ग्रोथ हो रही है तो इसने 1 से 4 बना लिए, मान लेते हैं, तो एक तो इसमें इसका नंबर बढ़ गया, 1 था 1 से 4 हो गए, तो यहाँ पर नंबर भी बढ़ा और इसमें ग्रोथ हुई। जब ये बड़ा होएगा तो ये इस मतलब ये 1 है तो इससे ये इतना बड़ा होएगा, फिर और बड़ा। तो यानी कि इसमें ग्रोथ 2 तरह की होती है, एक तो नंबर में भी ग्रोथ होती है, ऊपर से उनका जो बॉडी का मास होता है उसमें भी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो यही चीज़ बताई जा रही है। फिर क्या बताया जा रहा है? इंडिविजुअल आर ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, यही दोनों कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ग्रो कर रहा है, तो वो 2 तरह से ग्रो कर सकता है। एक तो इसका मास बढ़ रहा होगा बॉडी का, ऑब्वियस सी बात है कि मास बढ़ रहा है। और अगर 1 से 2 ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं या 2 से 4 हो रहे हैं तो उसके अंदर नंबर भी बढ़ रहा है ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ग्रोथ हो रही है। तो यानी कि 2 तरह से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न, उनके अंदर जो ग्रो होती है वो बाय सेल डिवीज़न होती है, ठीक है। किस तरह से होती है? सेल डिवीज़न के द्वारा। उनके अंदर जो ग्रोथ होती है बाय सेल डिवीज़न होती है। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
ये एक सेल है, मान लेते हैं ये ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं। तो जब ये ग्रो करेगा और ये बस्ट होएगा तो इसके अंदर जो सेल डिवीज़न होगी, मतलब इसने क्या किया, जब इसको ग्रो करना है तो ये इस तरह से अपना डिवाइड करेगा। ये इसका न्यूक्लियस था और ये इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो इस तरह से इसके अंदर ये ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, अगर ये मल्टी सेलुलर है तो मान लेते हैं इसके अंदर मल्टी सेल्स थे। ठीक है, तो इसके अंदर भी मल्टीपल सेल्स आ जाएंगे। तो सेल के डिवीजन से भी ग्रोथ होती है। ठीक है, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, प्लांट्स में भी ये ग्रोथ जो होती है सेल डिवीजन के द्वारा होती है। अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ये कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एवरी टाइम होती है। अकर कंटिन्यूसली मतलब हमेशा होती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन एज पर आकर के उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तभी तो आप देखते हो कि कितने पुराने पुराने पेड़ होते हैं, हज़ारों साल। ठीक है, कितने पुराने पुराने पेड़ देखे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ पाई जाती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है जब तक वो जीवित रहते हैं ऑन अर्थ। ओके, फिर क्या बताया जा रहा है, इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज। ये कहा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो देखी जाती है सिर्फ एक स्टेज तक। आप ही देखो ना कि अगर आप मान लेते हैं कि 14 से 15 या 16 20 साल के आप हो गए हो और आपकी एक ग्रोथ होती जा रही है, 20 22 साल के बाद आपकी ग्रोथ एक रुक जाती है। आप मैक्सिमम हाइट ले लेते हो 5 to 6 इंच की। ठीक है, उससे ज़्यादा आप देखते हो कि ग्रोथ नहीं होती है, चाहे आप 50 साल के हो जाओ, चाहे आप 70 60 साल के हो जाओ, लेकिन आपकी ग्रोथ एक जो 22 25 साल में हो गई है उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपकी हेल्थ बढ़ सकती है, मतलब लेंथ नहीं बढ़ती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसकी विड्थ बढ़ सकती है, मतलब मोटापा बढ़ सकता है पर उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, लंबा नहीं बढ़ेगी। तो जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, यानी कि ग्रोथ जो है वो फिक्स है। अब आप ग्रो कर सकते हो पर अपनी जो फैट ग्रो हो सकता है, तो आपका मतलब लेंथ नहीं ग्रो होती है। ठीक है, तो यही चीज़ बताई जा रही है। फिर क्या है, सेल डिवीजन अकर इन अ सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस सेल, मतलब ये बताया गया सेल डिवीजन किस तरह से होती है। तो अगर जैसे हमारी बॉडी का एक सेल है, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो अगर इस मतलब ये जो सेल था अगर इसकी डेथ हो जाती है तो ये रिप्लेस कर लेता है, इसकी जो स्पेस होती है इसकी जगह एक न्यू सेल फॉर्म हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि सेल डिवीजन जो होता है, अगर किसी सेल की डेथ हो जा रही है तो उसकी जगह पर नए सेल बन जाते हैं। ओके, फिर क्या बताया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लेते हैं एक सेल का डिवीजन सेल है तो इसके अंदर जो ग्रोथ होगी वो भी सेल डिवीजन के थ्रू हो सकती है। एक से दो ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो हो सकते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, one can easily observe in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope। ये बताया गया कि जो इन विट्रो कल्चर होता है वो उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसमें देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल काउंटिंग नंबर होता है कि इसमें हम देखते हैं कि ये बॉडी के आउट ऑफ द इन्वायरमेंट में आपको एक कल्चर मीडियम दिया जाता है, उसमें आप सेल की ग्रोथ कराते हो तो आप देखते हो कि वहाँ किस तरह से सेल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आप इजीली देख सकते हो माइक्रोस्कोप से। ठीक है, फिर क्या लिखा गया, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, फिर ये बताया कि हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो मतलब हायर प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों एक्सक्लूसिव हैं, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब यूनि जो लोअर प्लांट्स थे उसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ उसका मतलब यहाँ मान लेते हैं 4 न्यूक्लियस थे और यहाँ पर हो गए हैं इतने सेल हो गए, तो यहाँ एक तो इसका सेल भी बढ़ा और ऊपर से इसका नंबर भी बढ़ा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और जो हायर प्लांट्स होते हैं हमारे उसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ है, अगर ग्रोथ हो रही है तो वो अलग है और अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो अलग है। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि जो हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कैसे हैं देखिए, वन मस्ट रिमेंबर, ये चीज़ हमेशा याद रखना, दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर एज ग्रोथ। अगर बॉडी के अंदर जो मास है किसी भी बॉडी, ये मान लेते एक बॉडी है और इसका मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि ये ग्रोथ है। ठीक है,
बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ सर्टेन फॉर अ ग्रोथ। और ये बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है और उसका बॉडी मास बढ़ रहा है तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। इसी तरह से जो नॉन लिविंग है उसमें भी ग्रोथ होती है अगर उसका बॉडी मास बढ़ता है। अब वो कैसे होता है ये हम बताते हैं। माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट डू ग्रो, ये भी ग्रो होते हैं। कैसे होते हैं? हाउएवर दिस काइंड्स ऑफ ग्रोथ एक्साइबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ये बताया गया है कि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है और अगर उनका बॉडी मास बढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ता है? जो माउंटेन्स होते हैं, मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है और अगर इसके ऊपर आइस आइस जो होती है वो गिर रही है, बर्फ गिर रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसकी ग्रोथ है, एक पहाड़ इतना बड़ा था तो उसके ऊपर जो अकुमुलेशन हुआ है किसी भी बॉडी सरफेस पे, उसकी अकुमुलेशन हुआ है तो इसकी ग्रोथ तो हुई है। ये पहाड़ पहले इतनी हाइट पे था, अभी इतना हो गया है। तो इसी तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ होती है। अगर उनका बॉडी मास बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है। तो आप यहाँ तक ये समझ गए कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। वहाँ पर होती है जहाँ अगर सिर्फ बॉडी सरफेस में बॉडी मास बढ़ रहा है, इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर बॉडी मास बढ़ रहा है तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ फिर क्या है बताया गया है? ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ इनसाइड होती है, बट अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं ये माउंटेन है तो इसके अंदर अगर ग्रोथ होगी तो वो आउटसाइड होगी और द ऑफ द सरफेस। तो यानी कि बॉडी मास बढ़ा तो ग्रोथ हुई। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई सेल है, तो उसके अंदर जो ग्रोथ होगी तो वो सेल के अंदर होगी, इनसाइड द बॉडी होगी। अगर इनसाइड द बॉडी हो रही है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है। ठीक है, तो बताया गया है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनसाइड ग्रोथ होती है, देयर फॉर कैन नॉट टेक एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाएगी, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाई जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो ग्रोथ है वो दो तरह की है। एक तो अकुमुलेशन ऑफ, जो अगर बॉडी सरफेस पे मास बढ़ रहा है, और एक नंबर। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नंबर वो, जैसे कि बॉडी का मास बढ़ रहा है, एक बॉडी इतनी थी और उसका वेट गेन हो गया है तो उसने अपना बॉडी मास बढ़ा लिया तो वहाँ ग्रोथ हुई। इसी तरह से एक माउंटेन था, अगर उसके ऊपर आइस फ्लो हो गई है, आइस उसके ऊपर आ गई है तो उसका बॉडी मास बढ़ गया। तो यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में ग्रोथ पाई गई है। तो इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही लो आप, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। एनसीईआरटी रीडिंग बाय लाइन और आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और हम क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी, बॉडी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री सभी की एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाते हैं, तो कर लो सब्सक्राइब, क्या ही जाता है। ठीक है, कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने देखा ये कंडीशन जो है ऑब्जर्व किया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड वी अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। तो हमने जब ये देखा, इसको ऑब्जर्व किया, तो हमने ये जाना कि ये सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये एक कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ग्रोथ का, पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। और एक चीज़ बताएगी, अगर डेड ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक के तो आपने समझ लिया। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक था, जैसे कि हमने ये पढ़ लिया कि ग्रोथ होती है, तो हम अब सेकंड जो पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन।
तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। लाइकवाइज इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, ये कैसे जानते हैं कि ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करते हैं? चलिए, इस सवालों के जवाब हमें इसको पढ़ने के बाद ही मिलेंगे, तो पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर आपके सवालों का जवाब देते हैं, ठीक है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, reproduction refer to production of progeny processing feature more or less similar to those parents in variability। देखिए, ये बताया गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिफ़र करता है, वो क्या करता है, प्रोडक्शन होता है। किस तरह का रिप्रोडक्शन के द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं, किसका, प्रोजेनी ऑफ प्रोसेसिंग फीचर्स। मतलब एक बेबी का जो है, जो हमारी मतलब बेबी होता है उसको उसको पोजेस किया जाता है, मतलब वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर, जिस जो कि सिमिलर होता है, जो कि सिमिलर हो सकता है पेरेंट्स से और नहीं भी, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच कर भी सकते हैं। कहा गया मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, तो सिमिलर हो भी सकते हैं नहीं भी। मतलब रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोडक्शन होता है किसी भी बेबी या प्रोजेनी का। प्रोजेनी मतलब बेबी को ही कहा जा रहा है, ठीक है, प्रोजेनी का। अब वो पोजेस करता है, उस जो बेबी है या प्रोजनी है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो अपने पेरेंट्स से सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, या बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बाय ए सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, मतलब ये बताया गया कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो ए सेक्सुअल भी होता है। वो किस तरह से होता है, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियन ऑफ asexual स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो फंजाई होती है वो किस तरह से मल्टीप्लाई करती हैं, वो स्प्रेड करती है, उसके जो स्पोर्स होते हैं वो इजली मतलब बस्ट हो जाता है, और उसकी जो स्प्रेड है, जो स्पोर्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट, मिलियंस ऑफ स्पोर्स होते हैं, और वो asexually स्पोर्स रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ किसी तरह के गैमेट्स का तो इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। स्पोर्स, ठीक है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा, तो हाइड्रा के बारे में बताया गया है कि ये थ्रू बर्ड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो किस तरह से होता है, मान लेते हैं ये हाइड्रा है और इसके अंदर एक और बर्ड फॉर्म हुई है इस तरह से, ठीक है, ये बर्ड फॉर्म हुई है। अब ये क्या होगा कि ये जो बर्ड थी ये जो है यहाँ पर, ये हमारा हाइड्रा था और ये बर्ड डीअटैच होके यहाँ पर गिर गई है, ठीक है। और इसने क्या किया, ये वाली जो बर्ड थी इसने एक इसी तरह का एक नया हाइड्रा बना लिया। तो ये बताया गया है कि बडिंग के थ्रू भी यीस्ट और हाइड्रा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही कैरेक्टर है, ठीक है। इन प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। हमने क्या देखा, जो प्लेनेरिया होता है, एक प्लेनेरिया ऐसा होता है और फ्लैट वर्म जो होता है इसमें हमने देखा है कि इनके अंदर ट्रू रीजनरेशन होती है। मतलब अगर इनका कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो ये जो है फिर से उस बॉडी पार्ट को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। अगर इनका कोई बॉडी पार्ट कट गया है तो क्या होगा कि ये फिर से बॉडी पार्ट को ग्रो कर लेंगे, और इस पार्ट से इनका जो है ये पार्ट्स बन जाएगा, और जो ये ऊपर वाला पार्ट था इनसे इनका ही नीचे वाला पार्ट बन जाएगा। मतलब ट्रू रिजनरेशन देखी गई है। अगर इनको बीच से कट कर दो तो अगर इनके 4 पीस किए हैं तो 4 नए प्लेन एरिया बन जाते हैं, सोचो। मतलब इनकी कभी डेथ हो ही नहीं सकती इस तरह से, तो है ना। फिर क्या है कि रीजनरेशन दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन, और हम इसको फ्रेगमेंटेड भी कह सकते हैं कि एक बॉडी पार्ट का टूट के गिरना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। और क्या है, रीजनरेशन द लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर उन्होंने एक पार्ट अपना खो दिया है बॉडी का, तो उससे कोई बात नहीं, वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे अगर उनका कट गया। ये इनके अंदर एबिलिटी होती है, कितनी अच्छी होती है ना। अगर हम लोग में भी ऐसी होती है तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो मतलब फिर से वो ऑर्गेनिज्म जो भी उनको अगर लॉस्ट हुआ अपने बॉडी पार्ट का तो वो ग्रो कर सकते हैं। काश कि हमारे पास भी ये एबिलिटी होती, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया मजाक। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये बताया गया है कि जो
तो ये बताया जा रहा है कि ये सब क्या करते हैं, इजली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर हम आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ और हम उनके बारे में जानते हैं, तो जैसे कि हो गया ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय सिनोमियस विद ग्रोथ। इनकी भी ग्रोथ इसी तरह से ही होती है, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। मतलब इनका क्या होता है कि अगर एक सेल है तो ये एक से कई एक सेल बना लेते हैं, तो यानी कि अपने जो नंबर है वो ग्रो कर रहे हैं, तो इस तरह से इनमें ग्रोथ पाई जाती है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइन द ग्रोज एज अ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि ग्रोथ क्या होती है, इक्विवेलेंट नंबर में भी ग्रोथ होती है, ठीक है, और मास में भी होती है। ये चीज़ हम जान चुके हैं कि उसका मास भी बढ़ सकता है ग्रोथ में। ये ट्विंस कैरेक्टर है, अभी हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। Hence we notice that a single celled organism, हमने ये नोटिस किया है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स। उसमें जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें हम बहुत ही क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि ये दो जो टर्म है उसके बारे में हम बहुत ही सही तरीके से नहीं बता सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो दो टर्म क्या है। तो देखते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फर्दर, मतलब ये बताइए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, क्योंकि अगर ग्रोथ हो रही है सिंगल सेल में, मान लेते हैं ये ग्रोथ हो रही है तो इसके अंदर नंबर भी तो बढ़ रहा है ना, एक सेल से उन्होंने कई एक सेल बना लिया तो पहले तो नंबर बढ़ा, ठीक, और उनका बॉडी मास भी तो बढ़ेगा ना, अगर वो इतने हैं तो एक टाइम पे ऐसे होंगे ऐसे होंगे, तो वहाँ पर ग्रोथ भी हो रही है रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो यानी कि ये एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे से सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसके बारे में क्लियरली एनसीईआरटी नहीं बता पा रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये कहा गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यूल्स एंड स्ट्राइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, मतलब ये कहा गया जो म्यूल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये आप जानते हो, ठीक है। तो यानी कि और जो वर्कर बीज हैं तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती और हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? अब हम इसको तो नहीं कह सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ अगर हो रही है, रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो सब में होना चाहिए, पर इनमें क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या हम ग्रोथ को कह वो रिप्रोडक्शन को कह सकते हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं? तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। Hence reproduction also cannot be all inclusive event defining character of living organism। यही कहा गया है कि ये भी इंक्लूसिव इवेंट है और ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑल्सो कैन नॉट, मतलब ये जो है ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसीलिए कहा गया था यहाँ पर रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए कहा गया है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं और जो म्यूल्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये नहीं है, ओके। हाँ, ये मान सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग रिप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ, यही बताया गया है कि नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो कैपेबल नहीं है। तो यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाँ रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, पर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो हर एक में पाई जाए, एक भी एक्सेप्शन ना हो, ओके। तो आई होप आपको ग्रोथ का टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपको रिप्रोडक्शन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अनदर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। अब हम इसको ये जानेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, तो इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है।
और फिर पढ़ के ही जानते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल, ये तो हम जानते ही हैं कि जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल से ही बने हैं। हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इन सब से मिलकर ही बने हैं, ठीक है। दीज केमिकल्स स्मॉल और बिग, जो ये केमिकल्स होते हैं ये स्मॉल भी हो सकते हैं और ये बिग भी हो सकते हैं, ठीक है। जो ये केमिकल्स हैं स्मॉल और बिग्स हो सकते हैं। बिलोंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन, जो कि केमिकल्स बिलोंग करते हैं बहुत वेरियस क्लासेस में, साइज में, ठीक है, फंक्शंस में, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, और इनके अंदर क्या होता है, ये कॉन्स्टेंटली बनते भी रहते हैं और इनके अंदर चेंजेस भी होते रहते हैं। जो हमारी बॉडी जो बनी हुई है केमिकल की बनी हुई है, और हमारी बॉडी में चेंजेस भी होते हैं और हमारी बॉडी में और केमिकल्स बनते रहते हैं, ठीक है। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो केमिकल का बनना और टूटना और हमेशा बनते रहना और चेंजेस होना जो है, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism, मतलब हज़ारों से ज़्यादा रिएक्शन जो हैं, केमिक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंटिन्यूसली होती जा रही हैं, ठीक है। बी द बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एक्साइबिट मेटाबॉलिज्म। ये बताया गया है चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, या ऑल प्लांट्स हों, ऑल एनिमल्स हों, फंजाई हो, माइक्रोब्स हों, ये सब एक्साइबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। मतलब इन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब इन सब के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर। सम ऑफ टोटल ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ये कहा जा रहा है कि अगर हम सब चीज़ को मिला जुला कर कहें तो बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है उन सबको ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आई होप शायद आपको ये कन्फ्यूज़न थी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन उसी को कहते हैं जो हमारे स्टमक में होती हैं, बट नो, मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में हर जगह होने वाले रिएक्शंस को मिलाकर ही कहा जाता है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ओके। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्साइबिट मेटाबॉलिज्म, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो एक्साइबिट नहीं करते हैं मेटाबॉलिज्म को। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होती हैं, ठीक है। फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम, मतलब ये बताया गया है कि जो मेटाबॉलिज्म है जो है इस रिएक्शन को हम बॉडी के आउटसाइड करा सकते हैं, वो भी सेल फ्री सिस्टम में, जिसके अंदर मतलब इस तरह का कल्चर बना दिया जाए कि जैसी जो रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही है, जितनी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है केमिकल की, अगर वही सेम तरीके का जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, अगर उसको ही हम बाहर वाले किसी कल्चर मीडियम में किसी मीडियम में अगर हम कराएं तो वो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो सकती हैं आउटसाइड भी, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म आ टेस्ट ट्यूब नियर लिविंग और नॉन लिविंग, हेंस यही बताया गया है कि आउटसाइड हो सकती है टेस्ट ट्यूब में। वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ये देखिए मैंने जो कहा था डिफाइनिंग फीचर क्या होता है बिना एक्सेप्शन के, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है, वाइल मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग फीचर है। मतलब ये मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, क्या ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं? नहीं होती हैं। अगर ये पेन है तो क्या इसके अंदर ये एक बार बन गया है, अब इसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या बुक के अंदर हो रही हैं? नहीं, कंटिन्यूसली नहीं हो रही है, ना कोई रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेटाबॉलिज्म जो है हमारा ये लिविंग प्रॉपर्टीज़ है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। फिर क्या है, आइसोलेटेड है मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, मतलब ये कहा गया है कि अगर आइसोलेटेड रिएक्शन मतलब बॉडी के बाहर अगर रिएक्शन कराई जा रही है तो वो लिविंग थिंग नहीं होगी, ठीक है। बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है, बट ये लिविंग रिएक्शन है क्योंकि ये लिविंग रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है और सेम वैसी कल्चर मीडियम उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर वही रिएक्शन बाहर कराई जा रही है। तो वो लिविंग थिंग तो नहीं है बट वो रिएक्शन लिविंग है, ओके। ये चीज़ आप ध्यान हमेशा रखना और ये एग्जाम आपके नीट एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है।
Hence, cellular organization of the body is defining feature लाइफ फॉर्म। मतलब जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पर हिप्स द मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी ऑफ टू सेंस सराउंडिंग आवर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंट स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये कहा जा रहा है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जो उनके पास अगर कुछ हो रहा है तो उस एनवायरनमेंट को वो सेंस कर सकते हैं। मगर अगर अगर हमें किसी फूड की स्मेल आती है, कोई भी चीज़ खाने पकने की, तो हमें स्मेल आ रही है तो हम सेंस कर सकते हैं और हम सूटेबल रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि क्या खुशबू है। मतलब ठीक है, तो हमने सेंस किया और फिर हमने उसको उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स किया। ठीक है, अवर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स देयर इन्वायरमेंट, हमने जो हमें हाँ वो मिला, हमने उसको इंसेंस किया और हमने उसको रिस्पॉन्स दिया। यही चीज़ बताएगी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं। अब हमें स्मेल जो आ रही है वो पेन को तो नहीं आएगी, ये पेन को आ रही है तो ये पेन बोलेगा वाह की खुशबू है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है। क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर क्या है? थ्रू द सेल एनवायरमेंट। फिर क्या है? प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर। जो प्लांट होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है उस पर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर प्लांट को हम अगर वाटर नहीं देंगे तो उसकी डेथ होने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर हम प्लांट को सनलाइट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी उस प्लांट को इफ़ेक्ट हो सकता है। तो यानी कि जो प्लांट है वो डिपेंड है एक्सटर्नल फैक्टर के, जैसे कि लाइट हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, या फिर उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि प्लांट इस पर डिपेंड होता है। ठीक है, their organism pollutant etc. All organisms from the prokaryotic to the complex eukaryotic can sense respond to environmental इन्वायरमेंटलिस्ट। मतलब ये कहा गया है कि चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक हो, सभी सेलुलर और जितने भी सेल्स होते हैं सबके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ बताइए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के अंदर केमिकल्स की एंटरिंग होती होती रहती है एंट्री। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग्स। और हम अवेयर हैं, हमें हर चीज़ के बारे में पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ द वन ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर टू हिमसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये पता है कि हमें मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कंप्यूटर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मतलब जितनी भी डेवलपमेंट है जो आप पढ़ पा रहे हो या आप मोबाइल देख पा रहे हो, हर चीज़ ये किसकी वजह से है? ये सब ह्यूमन बींग्स की वजह से है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि किसी प्लांट ने या किसी अदर ऑर्गेनिज्म ने, क्रोकोडाइल ने या फिर मंकी ने आ करके आपको नहीं सिखा दिया है कि ऐसे आपको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन बींग्स हैं ये अवेयर हैं और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। और साइंटिस्ट जितने लोग भी हैं सब ह्यूमन बींग्स हैं, कोई ना कि एनिमल्स। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए। फिर क्या है? हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये भी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये भी किसके अंदर है? ये भी ह्यूमन बीइंग का ही कैरेक्टर है। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में कि अगर हमें किसी ने कोई जवाब दिया है तो हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर क्या? कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कॉन्शियसनेस होती है, मतलब किसी चीज़, अगर हमने आपसे कहा कि हाय तो आप उसको बोलोगे हाय, तो मतलब आप सेल्फ कॉन्शियसनेस हो, आप रिप्लाई दे सकते हो, आप ये एबल हो। अब हम किसी कुत्ते से बोलेंगे या किसी भी अगर अदर एनिमल से हम बोल रहे हैं हाय, तो क्या वो हमसे कहेगा हाय? नहीं ना। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है ये ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर्स है। सॉरी, हम ह्यूमन बींग्स कह रहे हैं लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब अगर हम किसी पेन से कह रहे हैं हाय तो क्या हमको ये बाद में कहेगा हाय? ऐसा तो नहीं है। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी डॉग कैट हो, अगर हम उसको डॉग कैट को पालते हैं तो वो हमें उतना ही बेनिफिट देता है, हमारी रक्षा करता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सभी के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, व्हेन इट कम्स ह्यूमन बींग्स, सॉरी फॉर दैट,
अगर हम ह्यूमन बींग्स के तरफ आते हैं तो इट इज़ ऑल मोर डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन द लिविंग स्टेट। तो ये और डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफ़ाइन करना कि ये लिविंग स्टेट है या नहीं है। मतलब वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन अ कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअलिटी सपोर्ट बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। मतलब ये कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में और वो कोमा में गया हुआ है, ठीक है, और उस वो पूरा सपोर्टेड है, मतलब उसकी जो पूरी बॉडी है वो रिप्लेस कर दी गई है, उसके लंग्स और हार्ट्स ये सब किसकी वजह से चल रहे हैं, सिर्फ एक मशीन की वजह से ही कोमा पेशेंट जिंदा है, ठीक है। तो उस पेशेंट को क्या कहा जाएगा, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है लेकिन वो जिंदा तो है ना। मतलब ये कहा जा रहा है कि आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। वो जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये कहा गया है लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। फिर इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट लिविंग फिनोमिना। इसमें जो हम हायर क्लासेस होंगी, आपकी ग्रेजुएशंस होंगी या जितनी भी होंगी, तो उसमें आप पढ़ोगे कि ये कौन सा फिनोमिना है, कैसे होता है, आर अंडरलाइंग इंट्रैक्शन, इसमें किस तरह से क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट द constituent cells but arise as result इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। मतलब ये कहा गया है कि कोई भी जो टिश्यू है या सेल है वो किससे बनता है, पहले वाले सेल से ही बनता है, ठीक है। constituent cells organelle but arise as a result of interaction among molecules component comprise the organelles। ये कहा गया है कि जो टिश्यू है वो किससे बनता है, मान लेते हैं जो ये टिश्यू है ये किससे बनता है, ये सेल से बनता है, वो सेल से बनता है। तो जो सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेनल्स बनते हैं, और ऑर्गेनल्स से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यही चीज़ बताई जा रही है, ये इनके इंट्रैक्शन से होता है, मॉलिक्यूल जो इनके इंट्रैक्ट होते हैं आपस में आते हैं, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, इंट्रैक्शन हो गया, फिर दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट इन एमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हायर लेवल of organism these phenomena true hierarchy of organism complexity of all levels। मतलब इसमें बताया गया है कि जो फिनोमिना है ये बहुत ही हायर लेवल का है और इसमें हायरार्की देखी जाती है। तो ये सब क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, आप ज़रूर देखना, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक से दो हो सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं खुद से ही। हम नहीं कहते हैं कि उनको काट दिया दो कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। इवॉल्विंग अ सेल्फ रेगुलेट इंट्रैक्शन सिस्टम कैपेबल ऑफ सूटेबल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्टिमुलाई मतलब जवाब भी देते हैं। बायोलॉजी, फिर क्या है, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो बायोलॉजी है ये स्टोरी है लाइफ ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे क्या हो रहा है ये पूरी स्टोरी क्या है, एक बायोलॉजी बताती है, ठीक है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशनरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये बायोलॉजी क्या है, ये एक इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन है। बायोलॉजी एक ऐसी स्टोरी है जो कि इवोल्यूशन बताती है कि कैसे एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना और वो ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है, या सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये आप किससे जानोगे, ये आप सिर्फ बायोलॉजी से ही जानोगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड वन अनदर। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारा कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर्स होंगे वो मंकीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में हमें नहीं पता कि हम कैसे दिखते होंगे। तो यानी कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे पिछले से जुड़े होते हैं और हमारे जैसे जो आएंगे उनके अंदर मेरे कुछ कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और शेयरिंग अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट नॉट वेरिंग डिग्रीज। ये बताया गया है कि हम जुड़े होते हैं किस चीज़ के द्वारा, जेनेटिक मटेरियल, जो कि एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में आता है, दूसरे पेरेंट्स से दूसरे में, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ लिविंग ये हमने जान लिया। इसके अंदर हमने लिविंग क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और हमने ये भी जाना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है क्या नहीं होती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो। और आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, आपको इसी तरह की और भी वीडियोस मिल जाएंगी। क्लास 11-12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन हमने कराई है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।